तो फिल्म की शुरुआत होती है एरिक से, जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेला आया था। एक लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास आकर रुकता है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये कार उसी की दोस्त की थी। वो कार से उतरकर अपनी कार में से एक ट्रेड बैग निकालता है और इन दोनों कार्स की नंबर प्लेट्स को चेंज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट इरेज करता है और आगे का सफर पैदल ही करने लगता है। वो समंदर के किनारे एक घर के पास पहुंचा था। अपनी गन निकालते हुए वो पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। पता चलता है कि वो यहाँ पर एक डेनीस नाम की औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये तो कोई था ही नहीं। एकदम से उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे पुकारा है। वो घर से बाहर जाकर देखता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे दोबारा वही आवाज आती है और अब वो आवाज का पीछा करते हुए समंदर के किनारे पर पहुंचता है, जहां उसे एक मेटल का बैग दिखता है और करीब ही पड़ा बहुत सारा खून भी दिखता है। खून देखकर एक मर्तबा के लिए तो एरिक घबरा गया। उसे पास ही एक औरत का ब्रेसलेट भी दिख गया। कुछ कुछ तो उसे समझ आ रही थी कि ये सब डेनीस का हो सकता है, पर उसे कुछ कंफर्म नहीं था। इसलिए वो पास पड़ी एक बकेट उठा के सब कुछ क्लियर कर देता है। तभी उसे दोबारा किसी की पुकारने की आवाज आती है। ये मैट था, डेनीस का बेटा और एरिक का पार्टनर, जो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगा था। एरिक उसे बताता है कि मैंने तो उसे यहां आते देखा ही नहीं। इतने में ये लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पॉल भी यहां आ गया था। ये इनका चौथा साथी था। असल में मैं बताती हूं यहां चल क्या रहा था। ये लोग $40 मिलियन की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे, जिसके बाद इनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और इसके बाद मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। सबसे पहले आना था यहाँ पर डेनीस को, जिसके पास वो पेंटिंग थी, और अब तो यहाँ पर वो थी भी नहीं। इन लोगों को लगता है कि जरूर एरिक ने डेनीस को मार दिया होगा, क्योंकि जो पेंटिंग डेनीस के पास होनी चाहिए थी वो इस टाइम एरिक के पास थी। और जाहिर सी बात है, डेनीस को मारकर इसका हिस्सा भी तो बढ़ जाता। पॉल और मैट अपना ये खशक एरिक को नहीं बताते। वो एरिक से कहते हम एक दिन यहाँ पर डेनीस के आने का इंतजार करेंगे, और अगर वो ना आई तो फिर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में एरिक इन सबके फोन्स लेकर उसे रेड बैग में डाल देता है, जो इसके पास पहले थे, और उसे समंदर के बीचों बीच घेर आता है। अभी एरिक वापस लौटा भी नहीं था कि उसे समंदर से अजीब आवाजें आने लगी। ये आवाजें इतनी तेज थी कि मैट और पॉल को भी साफ सुनाई दे रही थी। और अजीब बात इस आवाज में ये थी कि इस आवाज ने इन तीनों को ही हिप्नोटाइज कर लिया था, और ये तीनों ही जॉम्बीज जैसी चाल चलते हुए समुद्र तक चले जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों खुद भी नहीं जान पाते कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे। खैर, ये लोग घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब जरूर थकावट की वजह से हुआ होगा। ये लोग सोने के डिसाइड करते हैं, पर मैट अभी भी अपनी मॉम के लिए परेशान था। पॉल उसे हौसला देता है और कहता है वेट करते हैं, शायद कल तक तुम्हारी मॉम आ जाएं। पॉल एरिक के पास आता है और उससे सवाल करता है, सच बताओ, कहीं तुमने तो डेनीस को नहीं मार दिया? डेनीस से अपना और एरिक का रिश्ता छुपाने के लिए एरिक पॉल को यकीन दिलवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं, जो जब नहाकर बाहर निकलता है तो उसे खून से भरी वही बकेट नजर आती है जिसे एरिक ने समंदर में फेंक दिया था। बकेट को देखकर वो परेशान हो जाता है और जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है तो बकेट के अंदर से उसकी मॉम डेनीस का ब्रेसलेट भी निकल आता है। इस ब्रेसलेट को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर एरिक ने ही उसकी मॉम को मार दिया है। मैट एरिक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और पॉल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। एरिक इन तीनों इस टाइम बहस में ही लगे हुए थे कि अचानक से इनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग होने लगी। दरवाजा इन्होंने खोलकर देखा, वहां पर एक लड़की थी, काफी घबराई हुई सी, जो उनसे मदद मांग रही थी। एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए यहां से भाग जाते हैं, जबकि मैट उस खून की बाल्टी को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर इस बाल्टी को यहां पर रखा किसने होगा। जैसे ही एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए समंदर के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां उनकी एक दोस्त बिल्कुल मरने की हालत में पड़ी हुई थी। एरिक उस लड़की को सीपीआर देता है और होश दिला देता है, जिसके बाद एरिक उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। एरिक उस लड़की को सवाल करता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे? वो लड़कियां बताते हैं कि हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और हम तैरते तैरते यहाँ तक पहुंची हैं। ये लोग जब इन तीनों से नाम पूछते हैं तो ये तीनों अपनी परियों जैसे नाम बताती हैं, और ये नाम सुनकर ये लोग हंसते भी हैं और कहते हैं, अरे वाह, बिल्कुल कहानियों के कैरेक्टर वाले नाम हैं आप लोगों के तो।
अब वो लड़कियां इन तीनों से इनके बारे में पूछती हैं तो ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठी कहानियां बना देते हैं। वो लड़कियां पूछते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए? एरिक कहता है कि हम यहाँ पर बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए आए हैं। अब लड़कियां इनसे इनका फ़ोन मांगती हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सकें, लेकिन फ़ोन तो इन्होंने पहले ही समुद्र में फेंक दिए थे। तो एरिक यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है और कहता है हमने एक रूल बनाया था कि हम इस पार्टी में फ़ोन नहीं लाएंगे। अब लड़कियों को ये बात अजीब लग रही थी, इसलिए मैट उनसे कहता है हम सुबह होते ही आप लोगों को कंट्री साइड पर छोड़ देंगे, जहां से कोई आपकी मदद भी कर देगा और आपको वहां पर फ़ोन भी मिल जाएगा। अब एक लड़की को वॉशरूम जाना था। पॉल उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग जो उन्होंने चुराई थी चुपके से उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। और तभी उसकी नज़र उस बैग पर भी पड़ जाती है जो एरिक ने समंदर के अंदर गिराया था। अजीब बात थी, वो बैग अब घर के अंदर था। पॉल इस टाइम ज़्यादा सोचता नहीं और उस बैग को भी उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। एरिक बात को संभालते हुए कहता है अपने इमोशंस पर काबू रखो, हमें किसी तरह बस ये रात गुजारनी है। सुबह होते ही हमें लड़कियों को अपनी कार की चाबी दे देंगे और यहां से निकल जाएंगे। ये तीनों भी अब उन तीनों लड़कियों के पास ही आ जाते हैं और वो लड़कियां उनसे गेम खेलने को कहती हैं, जिस गेम में इन्हें आपस में एक दूसरे के बारे में जानना था। एक लड़की यहां पर इन्हें बताती है कि वो तो प्रिंसेस है और उसकी बात सुनकर ये तीनों हंसने लग जाती हैं। दूसरी लड़की इन्हें बताती है कि वो कुंफू चैंपियन है और अपने आप को जाहिर करने के लिए वो यहाँ पर एरिक को पलटाकर चेयर पर भी गिरा देती है। ऐसे ही गेम खेलते खेलते इन लोगों के दोस्ती ही बढ़ने लग जाती है। इतने में ही लाइट भी चली जाती है। एरिक जब लाइट को ठीक करने के लिए बाहर निकलता है तो एक लड़की उसके पीछे ही आ जाती है। ये लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे और अब वो होश दिलाने की कोशिश करते हैं, पर एरिक को होश नहीं आता। वो तो समंदर की तरफ अब जाने लगे थे। अभी वो आधे रास्ते में पहुंच ही रहे थे कि उन्हें होश आ गया और उन्होंने क्या देखा कि समंदर के किनारे पर बहुत सारा खून और इंसानी जिस्म के ऑर्गन्स पड़े हैं। ये देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं और वो लड़की जो एरिक के साथ थी वो एरिक की पॉकेट से गन निकालकर एरिक के ऊपर तान देती है और पूछती है बताओ तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। समझ इन्हें भी कुछ नहीं आ रही थी। एरिक बताने की कुछ करता है कि उसने दोपहर में भी ऐसे बहुत से निशाने समुद्र के आसपास देखे थे। जरूर यहां पर कुछ बुरा हो रहा है, हमें लड़ने के बजाय अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में यहां से मैट और उसके साथ जो लड़की थी वो गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ और करती, समंदर में से दोबारा वो आवाजें आने लगती हैं जो इन्हें हिप्नोटाइज कर देती हैं। मुश्किल से ये अपने आप को होश पर रखते हैं और पॉल एरिक से कहता है कि हमें घर वापस जाकर कानों के अंदर कुछ लगाकर आना चाहिए ताकि ये आवाजें हमें तंग ना करें और हम अपने साथियों को भी ढूंढ लें। जब ये लोग घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो लड़की पहले से ही घर में थी और मैट ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एरिक को अब उसके ऊपर शक होने लगा था कि जरूर वही ये सब तो नहीं कर रही। वो उसके ऊपर गन तान देता है और तभी समंदर से दोबारा आवाजें आने लगती हैं। एरिक हिप्नोटाइज होने लगता है और वो लड़की इस सब का फायदा उठाते हुए एरिक के सीने गोली चला देती है। कुछ देर बाद एरिक को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे पॉल संभाल रहा था। पॉल उसे वॉशरूम में लेकर गया और टॉयलेट पेपर को गीला करते हुए उसने एरिक के कान में डाल दिए ताकि एरिक को कोई आवाज सुनाई ना दे। एरिक अब मैट को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पर काफी अंधेरा था। ऐसे में एरिक का पांव किसी फ्लैशी चीज से टकराता है और वो भी यहाँ पर स्लिप हो जाता है और उसके स्लिप होते ही कोई ना दिखने वाली कोई पावर उसे खींचते हुए समंदर के अंदर ले जाती है और डुबा देती है। पॉल ने दूर से हल्का फुल्का सा ये नज़ारा देखा था। अब इसके साथ ये सब ना हो जाए इसके लिए वो अपनी पेंटिंग जलाता है और अपने आप को घर के पिल्लर के साथ अच्छी तरह रस्सियों से बांध देता है ताकि ये आवाज़ें इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सकें। आवाज़ें तो बहुत आईं, पर इन रस्सियों ने अपना काम दिखाया। पॉल के हिप्नोटाइज होने के बावजूद पॉल समंदर की तरफ नहीं बढ़ा। सुबह हो जाती है, पॉल को होश आ जाता है। वो अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करता है और तभी उसके माइंड के फ्लैशबैक सीन में हमें पता चलता है कि पॉल ने पहले ही पुलिस को एरिक की तस्वीर देते हुए उनके यहाँ आने का बता दिया था, क्योंकि उसे एरिक पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि एरिक जरूर उसे धोखा देगा। वो एरिक को पकड़वाना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो खुद भी फंस गया। बड़ी देर बाद पानी के अंदर खींच लेती हैं। पानी के अंदर देखने को मिला कि ये लड़कियां आम लड़कियां नहीं थी, असल में ये मरमेड्स थी।
जो लोगों को इस तरह ट्रैप करके यहाँ डुबा दिया करती थी। अगले सीन में हम डेनीज को उसी समंदर के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। उसका पांव इस टाइम बहुत ज्यादा जख्मी था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो, लेकिन वो फिर भी बच गई थी। वो अपने ही कपड़े फाड़ते हुए अपनी जख्म को बांध लेती है और जब इस घर में आती है तो देखती है कि इस घर में तो कोई भी नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। और जिस पेंटिंग को वो इतनी मेहनत से चुरा कर लाई थी, वो पेंटिंग यहाँ दीवार पर लगी हुई थी। एकदम से दोबारा कोई ना दिखने वाली चीज आकर डेनीज को भी खींचते हुए समंदर के अंदर ले जाती है और डुबा देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है, जो असल में मरमेड्स की ही पेंटिंग थी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि इस पेंटिंग के अंदर पूरी कहानी बसी हुई थी, जिस कहानी का ये सब भी हिस्सा बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।